Hello students, our today's topic is series LCR circuit means हमें आज के टॉपिक में L मतलब इंडक्टर, C मतलब कैपेसिटर, R मतलब रेजिस्टेंस को एक सीरीज़ में जोड़ना है और एक सर्किट बनाना है जिस सर्किट में हमारे पास LCR सीरीज़ में होंगे और उसके साथ हम एक अल्टरनेटिंग EMF का सोर्स जोड़ेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियोस में हमने समझा कि जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हो या सिर्फ इंडक्टर लगा हो या सिर्फ कैपेसिटर लगा हो तो उनके बीच में फेज़र डायग्राम और ये कह सकते हो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग EMF के बीच में क्या फेस का डिफरेंस होता है, ये सब हमने उस वीडियो में समझा। बट आज की वीडियो में हमें तीनों के तीनों एलिमेंट्स को सीरीज़ में जोड़कर उनके अलोंग जो करंट पास होगा और उन्हें जो मैं EMF अल्टरनेटिंग EMF प्रोवाइड करूँगा उसके अक्रॉस मुझे एक फेज़ डिफरेंस फाइंड आउट करना है और उनके बीच के फेज़र डायग्राम बनाना है और उनकी टोटल EMF को उस फेज़र डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, एक सर्किट बना लेते हैं जिसमें मेरे पास एक इंडक्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा और एक रेजिस्टेंस होगा जो सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास है एक इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस L, इट इज़ अ प्योर इंडक्टर मीन्स इसमें कोई और रेजिस्टेंस या कैपेसिटर का इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर हमारे पास है एक आइडियल कैपेसिटर। अब आइडियल कैपेसिटर का मतलब ये है, ये कैपेसिटर सिर्फ कैपेसिटेंस का को ही शो कर रहा है, यहाँ इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस नहीं है। इट इज़ अ प्योर रजिस्टर। दिस वन R से डिनोट करेंगे इसके रेजिस्टेंस को R। सो स्टूडेंट, इसे हमने जोड़ दिया है, तीनों को जोड़ दिया है सीरीज़ के अंदर, LCR इन सीरीज़, LCR सीरीज़ सर्किट। और इसके एंगलोंग, इसके अक्रॉस हम एक सोर्स जोड़ रहे हैं अल्टरनेटिंग EMF का। This one, this is a source of alternating EMF, source of alternating EMF। ओके स्टूडेंट, क्योंकि ये सब सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, अगर ये सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो तीनों के तीनों एलिमेंट में से सेम करंट जाना चाहिए। यहाँ से जो भी करंट होगा वो तीनों एलिमेंट में से सेम पास करेगा। ओके, तो मतलब तीनों एलिमेंट में जो करंट है उसमें तो आपस में फेस का डिफरेंस नहीं है, बट जो EMF प्रोवाइड कर रहा हूँ हर एक एलिमेंट को अलग अलग मिलने वाली है। इसका मतलब अब मुझे सबसे पहले इस टोटल EMF को कैलकुलेट करना होगा। LCR को जो मिल रही है उस EMF को प्लस आउट करके, एडअप करके, और साथ ही साथ इस टोटल सर्किट का हमें टोटल रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है और इस टोटल सर्किट में जो EMF हमारे पास आ रही है उसके बीच में और जो करंट हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बीच में एक फेज़र डायग्राम बनाना है, डेट इज़ उसका फेज़ डिफरेंस फाइंड करना है। लेट प्योर रेजिस्टेंस R, प्योर रेजिस्टेंस R, यहाँ प्योर वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम प्योरली रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उसमें कोई और इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए जैसे इंडक्टेंस का या कैपेसिटेंस का, उसे सिर्फ रेजिस्टेंस की तरह ही काम करना है। प्योर इंडक्टर सेम, प्योर इंडक्टर में भी वही होगा, ये इंडक्टर का ही काम करेगा, ये कोई और इफ़ेक्ट नहीं देगा। इंडक्टर L एंड एन आइडियल कैपेसिटर ऑफ capacitance C be connected in series, इन्हें सीरीज में जोड़ा गया है, be connected in series to a source of alternating EMF, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, to a source of alternating EMF
क्योंकि स्टूडेंट ये तीनों के तीनों आपस में सीरीज में है, तो इनमें जो करंट है वो सेम होना चाहिए। एज रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में जुड़े हैं। Therefore, the current at any instant, through the three elements has the same amplitude and phase. Therefore, current at any instant through the three elements, तीनों के तीनों एलिमेंट्स की बात हो रही है, through the three elements has the same amplitude, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है। आपस में अगर बात करें सब में सेम करंट है, तो जितने भी हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तीनों के तीनों एलिमेंट्स में जो करंट है उसका एम्पलीट्यूड भी सेम है और फेस भी सेम है, सेम एम्पलीट्यूड एंड फेस। ओके, अभी सिर्फ करंट की बात हो रही है, तो लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय आई, लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय आई विच इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो ये वो करंट है जो सभी एलिमेंट्स में से पास होने वाला है। ओके, नाउ जो मैं ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सभी अल्टरनेटिंग ईएमएफ वो सभी एलिमेंट्स में अलग अलग होगी। हाउएवर वोल्टेज, आप वोल्टेज बोल सकते हो, वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट बियर्स अ डिफरेंट फेज डिफरेंस, मीन्स उनके पास अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बियर्स अ डिफरेंस फेज रिलेशनशिप, जब अलग अलग पोटेंशियल होंगे तो अलग अलग फेज रिलेशनशिप होगा उन वोल्टेजेस के बीच में। वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट बियर्स अ डिफरेंस फेज रिलेशनशिप विद दी करंट के साथ, क्योंकि करंट तो सब में सेम है बट सब के अक्रॉस जो वोल्टेज है सबका फेज अलग अलग होगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। बट सुनिए, इससे पहले के टॉपिक्स में आपने यही पढ़ा था कि जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हो, सिर्फ कैपेसिटर लगा हो, सिर्फ इंडक्टर लगा हो, तो उनमें जो वोल्टेज और करंट है उनका फेज डिफरेंस क्या था। जब आपने रेजिस्टेंस को पढ़ा था तो फेस में कोई डिफरेंस नहीं था, दैट इज करंट और ईएमएफ सेम फेस में थे। जब इंडक्टर आपने पढ़ा था तो वोल्टेज आगे थी, और जब कैपेसिटर आपने पढ़ा था तो करंट 90 डिग्री आगे था। तो यही चीज़ें हम यहाँ पर कंबाइन कर देते हैं, अब उसकी हेल्प से एक ही फेज डायग्राम बना देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर। तो स्टूडेंट, जब आपने वो टॉपिक पढ़ा था सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, वहाँ पर आपने वोल्टेज की वैल्यू क्या फाइंड की थी, डेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या फाइंड किया था। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर विच इज़ V, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू I इंटू आर आपने लिखा था, V इज इक्वल टू I इंटू आर, बट पहले हमने E लिखा था, अब हम इसे VR लिखेंगे। R का मतलब होगा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, VR। ओके, तो यहाँ पर क्या हमने पढ़ा था कि जो VR और I है वो इन सेम फेस होंगे। जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होता है तो वोल्टेज और करंट सेम फेस में होते हैं। VR and I are in same phase, are in same phase। स्टूडेंट, साथ साथ इसका हम फेजर डायग्राम भी तैयार करेंगे जिससे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम एक फेजर डायग्राम भी बना रहे हैं। तो दिस इज द वर्टिकल एक्सिस और इसके साथ बनाएंगे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। स्टूडेंट, एक सिंगल ग्राफ पे ही हम सभी की सभी वोल्टेजेस, सभी एलिमेंट्स के क्रॉस वोल्टेजेस और करंट को दिखा पाएंगे।
सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जो करंट होता है वो करंट सभी एलिमेंट्स में बराबर है। इसका मतलब आपको एक एक्सिस को करंट कंसीडर करना होगा। जैसे ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अक्रॉस हम करंट को अगर शो करते हैं तो वोल्टेज भी उसी फेस में होनी चाहिए, सेम फेस। तो एक ही लाइन के ऊपर हम करंट भी शो कर सकते हैं और उसी लाइन के ऊपर हम वोल्टेज भी शो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, इस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, तो एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी? ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, सो यू कैन राइट इट इज़ ओ ए। ये जो ओ ए लाइन है, क्योंकि हम इन्हें वेक्टर की फॉर्म में शो कर रहे हैं, ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस को शो कर रही है। अब हमने पढ़ा कि जो करंट है वो भी सेम फेस में है, तो इसी के ऊपर एक सेम लाइन आनी चाहिए, बट उसका जो एम्पलीट्यूड है थोड़ा कम होना चाहिए। तो इस पर एक और लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो इससे थोड़ा कम होगी, छोटी लाइन होगी, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड कम है करंट का। तो ये लाइंस, ये वेक्टर की जो लेंथ है, ये एम्पलीट्यूड को शो कर रही है। तो यहाँ पर होगा करंट, यहाँ पर होगा करंट, और इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं ओ से लेकर बी तक। तो स्टूडेंट, जो ओ बी है वो करंट है, ओ ए है वो वोल्टेज है। सो स्टूडेंट, लिख देते हैं लेट वी आर डायग्राम के अकॉर्डिंग ओ बी। नहीं, हमने क्या रिप्रेजेंट किया है? वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया है ओ ए से, करंट को हमने रिप्रेजेंट किया है ओ बी से। यहाँ आएगा ओ ए, दिस इज ओ ए। ये वोल्टेज है ओ ए और करंट है ओ बी। ओके, तो हमने फर्स्ट पार्ट तो क्लियर किया है। अब हम देखते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इंडक्टर के अक्रॉस कितना होगा। नाउ द सेकंड पार्ट, सेकंड इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर आर, इंडक्टर आर, एल से डिनोट करेंगे इंडक्टर को, उसकी इंडक्टेंस है एल। सो पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड कर रहे हैं अक्रॉस इंडक्टर एल। सो स्टूडेंट, सेम फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई इंटू आर, बट यहाँ पर वो रेजिस्टेंस हमें चाहिए जो इंडक्टर प्रोवाइड करता है, और आप उसे डिनोट करते हो एक्स एल से, उसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल। तो ये इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हो। ओके, नाउ अब हमने इसमें पढ़ा था कि जो वी एल है वो अहेड है, आगे है, किससे? करंट से, बाय पाई बाय 2, 90 डिग्री आगे रहती है। वोल्टेज वी एल इज अहेड ऑफ आई बाय पाई बाय 2, 90 डिग्री आगे रहती है वोल्टेज करंट से इंडक्टर के केस में। सो स्टूडेंट, हम ग्राफ की अगर बात करें, डायग्राम की बात करें, तो डायग्राम में किस तरह से दिखाओगे? देखो, करंट तो सब में सेम है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते, ये सेम एक्सिस पे होगा। हमें वोल्टेज को दिखाना है इस एक्सिस से 90 डिग्री आगे। तो 90 डिग्री आगे कौन सी लाइन होगी? 90 डिग्री आगे VL, क्योंकि अहेड है, 90 डिग्री आगे रहता है, तो इससे 90 डिग्री आगे की लाइन कौन सी होगी? ये वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के 90 डिग्री आगे है, दोनों में एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो आप इस लाइन के ऊपर, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, आप VR को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमें इसे वेक्टर की फॉर्म में दिखाना है, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक एरो बना देते हैं ताकि इसे हम वेक्टर की फॉर्म में शो कर सके, दिस वन। तो ये वैल्यू होगी VL की, VL, और इसके पॉइंट को हम एक नाम दे सकते हैं O से लेकर C तक। तो स्टूडेंट, यहाँ पे नेमिंग करते हैं लेट VL, हमने इसे OC से रिप्रेजेंट करना है, तो O से लेकर इस पॉइंट का नाम है C। तो ये भी एक वेक्टर की फॉर्म में आपने ड्रॉ कर दिया जो 90 डिग्री आगे है करंट से। अब क्या करें? अब थर्ड पार्ट आ गया, जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कैपेसिटर के अलावा। नाउ द थर्ड पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर
कैपेसिटर C। ओके, अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C। सेम वही फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है, बट यहाँ पर I इंटू वो रेजिस्टेंस लेना है जो कैपेसिटर प्रोवाइड करता है, XC। दिस इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस और VC से इसे डिनोट कर रहे हैं। अब हमने पढ़ा था जब कैपेसिटर सर्किट में होता है तो जो वोल्टेज है वो करंट से पीछे रह जाती है, डेट इज करंट आगे निकल जाता है। सो I इज अहेड ऑफ VC, करंट 90 डिग्री आगे लीड करता है। I इज अहेड ऑफ VC बाय पाई बाय टू, करंट वोल्टेज से आगे है। अगर मैं यही चीज़ ग्राफ में देखूं कि फेजर डायग्राम में कैसे शो कर सकता हूं, तो मुझे करंट से 90 डिग्री पीछे एक लाइन चाहिए। वो कौन सी लाइन होगी? करंट यही है, करंट नहीं बदल सकता क्योंकि ये सेम है सभी एलिमेंट में। तो वोल्टेज कहाँ आएगी? वोल्टेज आएगी से 90 डिग्री पीछे। तो ये वो लाइन है जो करंट से 90 डिग्री पीछे है। बट साथ के साथ एक चीज़ और याद रखनी होगी कि जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है वो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर से थोड़ा कम होनी पड़ेगी, क्योंकि हम इसे कंसीडर करके चल रहे हैं कि इसे सॉल्यूशन होगा। इस कंसीडर कर रहे हैं कि जो VC है वो VL से थोड़ा कम है, तो इसलिए इसका जो एरो है उसकी लेंथ थोड़ी कम रखनी होगी इस तरह से। स्टूडेंट, ये हमने सपोज किया है, कंसीडर किया है कि जो VL है वो VC से ज़्यादा है, या कह सकते हो VC VL से थोड़ा कम है। तो स्टूडेंट यहाँ इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हो D। तो स्टूडेंट ये वो पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है जो कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। सो यू कैन राइट लेट VC विच इज इक्वल टू OD, सो स्टूडेंट अब हमारे पास ये सभी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सारे पोटेंशियल डिफरेंस को हम दिखा सके हैं हर जगह, हर एलिमेंट के अक्रॉस। अब हमें इनके बीच में फेजर डायग्राम को कंप्लीट करना है। देखो स्टूडेंट, यहाँ ये वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ऊपर है, एक वेक्टर नीचे है। इसका मतलब जो VC है वो नेगेटिव वेक्टर है, VL ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव वेक्टर है। किसी एक समय में ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो VL है वो ग्रेटर है VC से, तो इसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। स्टूडेंट, हमने वेक्टर एडिशन समझा था। वेक्टर एडिशन जब एक पॉजिटिव का वेक्टर एक नेगेटिव वेक्टर है। स्टूडेंट, एक वेक्टर की डायरेक्शन नीचे है क्योंकि यहाँ 3 वेक्टर्स हैं, हमें इनमें से किसी 2 को पहले सॉल्व करना है, फिर इनकी रिजल्टेंट को सॉल्व करना। हम इसे भूल जाते हैं, अभी इन दोनों वेक्टर को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, अगर मैं VL की बात करूँ, ये ऊपर की तरफ है, ये पॉजिटिव है, ये नीचे की तरफ है, जिसे नेगेटिव मानना है। अब दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ, मतलब VL में VC को ऐड करें, बट VC जो है वो नेगेटिव का है, तो जो टोटल आंसर आएगा वो VL माइनस VC होगी। ये वही पार्ट है एडिशन ऑफ द वेक्टर्स व्हेन वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे? सुपर इम्पोज कर देंगे, VC को उठाकर VL के ऊपर रखेंगे, उसके एंड पॉइंट से पे रखेंगे और उन्हें आपस में ऐड करके मर्ज कर देंगे। VL में अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ VC, बट VC कैसा है? VC है नेगेटिव का, तो ये नीचे की तरफ है नेगेटिव का, माइनस VC। तो स्टूडेंट, जब इन दोनों को ऐड करूँगा तो जो नेट रिजल्ट, नेट वोल्टेज आएगी वो आएगी VL माइनस VC। और VL माइनस VC की डायरेक्शन वही होगी जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, दैट इज़ VL वाली डायरेक्शन ही नेट रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपने वेक्टर को सिर्फ ऐड किया है। कैसे ऐड किया है? आपने जो सेकंड वेक्टर है VC, इसके हेड को उसकी टेल पर सुपर इम्पोज कर दिया है, इसको उठाकर यहाँ रख दिया है, टेल पे सुपर इम्पोज कर दिया है, और एक ऐसा सिंगल वेक्टर बना दिया है जो VL के स्टार्टिंग से स्टार्ट होकर VC के एंड तक ख़त्म होता है, दिस वन। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये हमने +1 में पढ़ लिया है। तो VL माइनस VC, तो ये आ गया दोनों का रिजल्टेंट, दिस वन। इसे आप F पॉइंट नाम दे सकते हो। सो स्टूडेंट, अब आपके पास 2 ही वेक्टर बचे हैं वोल्टेज में, VL माइनस VC और VR, इन्हें ही आपको सॉल्व करना है। सो लेट
at any instant of time, let at any instant of time VL minus VC which is equal OF, इसे हम OF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट अब क्या करना है, अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स जो हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो हम यहाँ पर वेक्टर एडिशन का लॉ अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल को कंप्लीट कर लेते हैं, जिस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वो हमें रिजल्टेंट देगा। सो स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, इसके पैरेलल एक लाइन और वर्टिकल एक्सिस के एक पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस वन। ऐसा करने से मेरे पास एक रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। तो इसके पैरेलल एक लाइन आ जाएगी, दिस वन। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल कंप्लीट हो चुका है, दिस वन, दिस इज अ रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल के जो पॉइंट्स है इसे जी नाम देते हैं और इसमें जो स्टार्टिंग है, जो इनिशियल पॉइंट है ओ से लेकर जी तक अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, डेट इज़ इसका डायगोनल को ड्रॉ करूं, ये डायगोनल इसका रिजल्टेंट होगा। सो डायगोनल विल गिव अस द रिजल्टेंट, क्योंकि दो वेक्टर्स हैं, दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डायगोनल इनका रिजल्टेंट होगा और उसे ई से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस वन। और साथ ही साथ स्टूडेंट ई में और आई में एक फेस का डिफरेंस नज़र आ रहा है, एक एंगल नज़र आ रहा है, तो दोनों के बीच में क्या फेस डिफरेंस होगा उसे भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट उसे हम फाई से डिनोट कर रहे हैं, दिस वन। और ये भी हमें कैलकुलेट करना होगा। ओके स्टूडेंट, तो हमें ई कैलकुलेट करना है, फिर फाई कैलकुलेट करना है, मगर उससे पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। कंप्लीट द रेक्टेंगल, you can write complete the rectangle OFGA, this one OFGA, and the diagonal will gives us the resultant EMF E. The diagonal OG gives the resultant EMF, कैपिटल P। ओके, सो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ फेजर डायग्राम तैयार हो चुका है। नाउ अब हमें सबसे पहले पाइथागोरस यूज़ करके इस टोटल ईएमएफ को कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, विच इज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विच इज़ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर में एजी है और एजी किसके बराबर है, एजी बराबर है OF के, तो एजी की जगह OF की वैल्यू रखी जा सकती है। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पाइथागोरस यूज़ करके टोटल वैल्यू निकालने वाले हैं। सो देयरफॉर यू कैन राइट OG स्क्वायर विच इज़ OA स्क्वायर विच इज़ बेस प्लस O, सबसे पहले आप लिख सकते हो AG स्क्वायर और AG को रिप्लेस कर सकते हो OF से। सो स्टूडेंट यू कैन राइट OG स्क्वायर विच इज़ इक्वल OA स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो इसकी जगह हमने OF रख दिया, AG की जगह OF रख दिया। नाउ OG विच इज़ स्क्वायर को उधर लेके जाएं तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, OA स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर इधर आएगा रूट। अब बात आती है इनकी वैल्यूज़ की। स्टूडेंट हमें क्योंकि कैलकुलेट करना है OG और OG का मतलब है रिजल्टेंट EMF, तो स्टूडेंट यहाँ रिजल्टेंट EMF यहाँ पर देखो, ये है हमारे पास OG E को रिप्रेजेंट कर रहा है, OA VR है
और OF जो है वो है VL माइनस VC। तो स्टूडेंट ये सारी की सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। तो OG डेट इज E विच इज इक्वल VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, अच्छा इनकी वैल्यूज़ भी हमें पता है, हमें VR, VL और VC इनकी वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। ओके, नाउ VR विच इज़ इक्वल टू I इंटू R, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, VL I XL, VC I XC। तो सुनो ये वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, और यू कैन राइट E विच इज़ I के ऊपर स्क्वायर है, I स्क्वायर R स्क्वायर, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो I XL माइनस I XC होल स्क्वायर। ओके, इसका रूट आ जाएगा। स्टूडेंट सभी जगह आपको करंट नज़र आ रहा है, दैट इज़ इस पूरी की पूरी टर्म में यहाँ I स्क्वायर है, ये I स्क्वायर है। स्टूडेंट यहाँ से I निकाले तो I स्क्वायर बाहर आ गया, जब ये I स्क्वायर बाहर निकालोगे तो सिंगल I आ जाएगा, तो आपके पास टर्म रह गई है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, XL माइनस XC होल स्क्वायर। ओके, और स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास EMF है और करंट है, तो अगर हम EMF को करंट से डिवाइड करें तो ये होता है रिजल्टेंट, दैट इज़ रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस, ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो स्टूडेंट ये जो टर्म मैंने लिखी है E/R, ये क्या है, ये वो रेजिस्टेंस है जो LCR सर्किट कंप्लीट प्रोवाइड करेगा। इस रेजिस्टेंस को एक नाम दिया गया है इम्पीडेंस। स्टूडेंट ये पूरे के पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, इसे आप टोटल रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट बोल सकते हो, और इसे डिनोट करते हो Z से। सो स्टूडेंट Z की वैल्यू हमारे पास आ गई E/I विच इज इक्वल टू Z, दैट इज इम्पीडेंस विच इज R स्क्वायर XL माइनस XC होल स्क्वायर, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट ये मेरे पास एक रिजल्टेंट वैल्यू आई है रेजिस्टेंस की। यू कैन राइट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द LCR सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द LCR सर्किट, और आप इसे बोलते हो इम्पीडेंस। दिस इज इम्पीडेंस। ओके, सो स्टूडेंट आपके पास फाइनली दो वैल्यूज आई हैं, Z R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, और दूसरे में हम इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं XL और XC की। तो स्टूडेंट देयरफॉर Z विच इज R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, इसका रूट, तो ये तो एक वैल्यू हो गई, और Z विच इज R स्क्वायर प्लस, स्टूडेंट XL की जगह आप क्या लिख सकते हो, XL की जगह लिख सकते हो ओमेगा L, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा L, XC की वैल्यू 1/ओमेगा C, इनका हो जाएगा होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट इसका आएगा रूट। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने दो फॉर्मूलाज बना लिए इम्पीडेंस के, दिस इज फर्स्ट, दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड दिस इज सेकेंड। सो स्टूडेंट यहाँ हमने फाइंड किया है टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज इम्पीडेंस, कैन से इम्पीडेंस और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट, LCR सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। ओके, सो स्टूडेंट ये टर्म तो हमारी कंप्लीट हुई। अब है फेज डिफरेंस।
फेज डिफरेंस मतलब फाई, किसके बीच में? टोटल ईएमएफ के बीच में और करंट के बीच में। यहाँ पर देखें, ये है फाई जो कि है ईएमएफ के बीच में और करंट के बीच में एंगल। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके tan फाई की वैल्यू निकाल लेनी है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो ओ एफ भी होगी जो कि वी एल माइनस वी सी के बराबर है, और बेस में हम वी आर ले रहे हैं, तो हमें tan फाई की वैल्यू मिलेगी जहाँ से हम फाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट tan फाई विच इज़ इक्वल परपेंडिकुलर मतलब ओ एफ डिवाइड बाय बेस मतलब ओ ए। तो यहाँ ओ एफ की वैल्यू हमने लिखी वी एल माइनस वी सी डायग्राम से अपॉन वी आर, ये फेजर डायग्राम से हमें सॉल्व करना है। और यू कैन राइट tan फाई विच इज़ इक्वल, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी डिवाइडेड बाय आई आर। स्टूडेंट हर जगह आई है, ऊपर भी आई है, नीचे भी आई है। आप इसे कॉमन निकाल के कैंसिल करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा, और tan फाई विच इज़ इक्वल एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर। दिस इज़ द वैल्यू। यहाँ से आप tan फाई कैलकुलेट कर सकते हो। और एक और फॉर्मूला बनेगा tan फाई विच इज़ इक्वल ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर। सो स्टूडेंट दिस इज़ द फेज डिफरेंस। यही फेज डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ से फाई tan इनवर्स ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर कर सकते हो, और tan इनवर्स ऑफ फाई विच इज़ इक्वल tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी बाय आर। नाउ द स्पेशल केसेस। फर्स्ट स्पेशल केस, स्टूडेंट पहले केस में अगर हम ये कंसीडर करें कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर है वो एक जैसा ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी। अगर ये है तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स एल और एक्स सी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। एक्स एल माइनस एक्स सी इक्वल है, कैंसिल करेंगे टोटल आंसर आ जाएगा 0। तो tan फाई की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 0। देन tan फाई विच इज़ 0। अगर ये 0 है इसका मतलब फाई की वैल्यू भी मेरे पास 0 है। स्टूडेंट फाई 0 का मतलब है जो ईएमएफ है और करंट है वो एक फेस में है। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब सर्किट में सिर्फ रजिस्टर लगा होता है। सो स्टूडेंट ये कंप्लीट सर्किट ऐसा बिहेव करेगा जैसा उसके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस ही लगा है, बाकी दोनों के दोनों एलिमेंट काम नहीं करेंगे। द सर्किट बिहेव्स एज इट कंटेन्स रेजिस्टेंस ओनली। वो ऐसा बिहेव करेगा कंप्लीट सर्किट जैसे उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटर और इंडक्टर है ही नहीं। किस केस में? जब इंडक्टर और कैपेसिटर एक जैसा रेजिस्टेंस, एक जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे आगे न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी सॉल्व होने वाले हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, व्हेन एक्स एल इक्वल टू एक्स सी। अगर इससे सेकंड स्पेशल केस की बात करें, अगर मेरे पास जो एक्स एल है वो ग्रेटर है एक्स सी से, एक्स एल इज़ ग्रेटर देन एक्स सी। स्टूडेंट एक्स एल एक्स सी से ग्रेटर का मतलब ये है जो इंडक्टर है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटर। ऐसा करने से क्या होगा? एज पर डायग्राम फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला को देखें एक्स एल ग्रेटर है एक्स सी से, तो इसका मतलब ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू माइनस हो रही है, तो ओवरऑल आंसर आएगा पॉजिटिव। जो tan फाई की वैल्यू है मेरे पास पॉजिटिव आएगी, इससे जो फाई की वैल्यू है वो भी मेरे पास पॉजिटिव ही आएगी। फाई की वैल्यू पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? फाई की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है जो ईएमएफ है वो करंट से आगे है, फाई प्लस का है, डेट इज़ ईएमएफ करंट को लीड कर रही है। ऐसा एक ही केस में होता है जब सर्किट में इंडक्टर लगा होता है। जब सर्किट में इंडक्टर लगा होता है तो ईएमएफ करंट से हमेशा आगे रहती है, जितने भी एंगल पर रहती है वो आगे रहती है। देन tan फाई
10 phi इज पॉजिटिव, हमने फाइंड किया कि ये पॉजिटिव आ रहा है, और यू कैन राइट phi इज पॉजिटिव, मतलब phi की वैल्यू, फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। सो स्टूडेंट इसका हमने मतलब ये फाइंड किया है कि जो सर्किट है उस सर्किट में जो EMF है वो करंट से आगे है। इट मीन्स EMF is ahead of AC, is ahead of AC. So circuit behaves as inductive circuit. सर्किट ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि उसमें सिर्फ इंडक्टर ही लगा हुआ है, बाकी के एलिमेंट्स अपना इफेक्ट शो नहीं कर पा रहे हैं। बिहेव्स एज इंडक्टिव सर्किट। ओके, सो स्टूडेंट थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस में है व्हेन XC is greater than XL, XC is greater than XL, XC is greater than XL। तो अब की बार XC ग्रेटर है XL से, इसका मतलब जो ग्रेटर वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा। 10 phi की वैल्यू नेगेटिव आएगा, इसका मतलब phi की वैल्यू नेगेटिव है। phi की वैल्यू नेगेटिव का मतलब ये है करंट तो अपनी जगह पर है बट EMF उससे पीछे रह गई है, तो इसमें phi की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब EMF पीछे रह जाती है, डेट इज करंट अब की बार लीड कर रहा है और जो EMF वो पीछे है। तो ऐसा किस केस में होता है? ऐसा होता है जब सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर लगा होता है। सो स्टूडेंट यू कैन राइट देन 10 phi इज नेगेटिव, 10 phi इज नेगेटिव, 10 phi इज नेगेटिव और phi इज नेगेटिव। phi हमारे पास क्या है? नेगेटिव है। इट means AC alternating current is ahead of EMF, alternating current आगे है, so circuit behaves as capacitive circuit, behaves as capacitive circuit, circuit behaves as capacitive circuit। ओके स्टूडेंट, सो ये थे हमारे कुछ स्पेशल केसेस जिसमें से फर्स्ट केस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आवर टुडेज टॉपिक वाज सीरीज LCR सर्किट। इसके अंदर हमें सभी एलिमेंट्स को LCR को सीरीज़ में जोड़ा, एक पोटेंशियल प्रोवाइड की, उनके बीच में फेज एंगल फाइंड किया, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड किया सर्किट का। सो स्टूडेंट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।